नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। लोकसभा चुनाव 2019 के रण का पहला मुकाबला अब गुरुवार को होगा, जिस घड़ी का इंतजार था पिछले कुछ महीनों से, या ये कहें कि पिछले कुछ साल से, क्योंकि 2014 के बाद से ही ये चर्चाएं शुरू होने लगी थी कि 2019 में क्या होगा। क्या एनडीए उसी बहुमत के साथ, उसी ताकत के साथ फिर सत्ता में लौटेगा, या फिर महागठबंधन इस बार एकजुटता की जो बात कर रहा है उस एकजुटता के सहारे एनडीए को पछाड़ने में कामयाब होगा। फिलहाल पहले दौर के मतदान का कल दिन है और पहले दौर में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें बिहार की भी 4 सीटें शामिल हैं। देश के प्रमुख दल और कई बड़े नेताओं का भविष्य जो है वो कल तय होना है। अगर बिहार की ही बात करें तो जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा, ये 4 लोकसभा सीटें हैं जहां मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल सुबह 7 बजे से वहां मतदान होगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बज गया बिगुल, सज गई सेनाएं, अब आर या पार होगा। 2019 का समर घमासान होगा। पहले दौर में बिहार में 4 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर है। किसी को जाति पर भरोसा है तो कोई गठबंधन के सहारे अपनी नैया खेने में लगा है। चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील बूथों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सभी बूथों पर अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। बिहार की 4 सीटों पर 44 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इनके भाग्य का फैसला 70,38,000 मतदाता के हाथों में है। नक्सल प्रभावित औरंगाबाद में 9, गया में 13, नवादा में 13 और जमुई में 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। जमुई संसदीय सीट के लिए शहर में 160 जबकि गांवों में 1,690 बूथ बनाए गए हैं। नवादा शहर में 156 और ग्रामीण क्षेत्र में 1,743 बूथ, गया के शहरी क्षेत्र में 340 और ग्रामीण क्षेत्र में 1,432 बूथ, औरंगाबाद के शहरी क्षेत्र में 129 और ग्रामीण क्षेत्र में 1,836 बूथ बनाए गए हैं। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए ने जमुई, औरंगाबाद, गया और नवादा सीट पर जीत का परचम लहराया था। 3 सीट पर कमल खिला था, जबकि 1 सीट जमुई एलजेपी के हिस्से में आई थी। एनडीए के लिए अपनी पुरानी जीत को दोहराना एक बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस बार के सारे समीकरण बदले हुए हैं, क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस वक्त रामविलास पासवान की एलजेपी, बीजेपी और आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की, ये सब साथ में थे। आरएलएसपी महागठबंधन में चली गई लौटकर और जेडीयू ने एक बार फिर से एनडीए में शामिल होने का फैसला किया और एनडीए में आकर अब साथ में लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ महागठबंधन है। क्या होगा परिणाम, ये तो खैर 23 मई को पता चलेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये 4 सीटें जो हैं वो किसके लिए ज्यादा प्रभावी साबित हो सकती हैं, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं चर्चा में शामिल होने के लिए, उनसे आपका परिचय कराते हैं। जेडीयू की तरफ से पार्टी के नेता गुलाम गौस साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अजीत चौधरी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्र प्रकाश जी हैं, कांग्रेस के नेता, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और विजय यादव जी हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत करते हैं गुलाम गौस साहब आपसे। जरा बताइएगा, एनडीए और महागठबंधन, चूंकि इसका इंतजार बहुत समय से था, पहला चरण जो होता है, कहते हैं कि आगाज अच्छा हो तो अंजाम की उम्मीद बहुत अच्छी हो जाती है। लोग ये सोचते हैं कि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। कल पहला चरण और 4 सीटें हैं, ये 4 सीटें हैं। अगर इसका हम पहले के हिसाब से अगर समीकरण देखते हैं तो अब ज्यादा मजबूत इसलिए लगता है एनडीए के लिए क्योंकि अब जेडीयू, बीजेपी, जो कि बिहार के लिए पिछले 15 साल में एक सबसे सशक्त कॉम्बिनेशन रहा है, और एलजेपी,
ये तीन पार्टियां हैं, क्या लग रहा है क्या हो सकता है? अच्छा ही आगाज होगा, आपने ठीक ही कहा है। और इस राज्य में आम जनता ने महसूस किया राहत, चाहे सड़कों की बनने की बात हो जी, बिजली जो आज गांव घर में 16-17 घंटे रहती है, शिक्षा को आम जनों तक पहुंचाने की कोशिश की गई, मुट्ठी भर लोगों की नहीं। कुछ लोग शिक्षा पर बोलते हैं गुणवत्ता होनी चाहिए, तो जहां आम लोग पढ़ेगा नहीं तो फिर गुणवत्ता आएगा कैसे? ऐसा प्रयास किया गया सरकार की तरफ से जी कि गांव गांव टोला टोला शिक्षा जाए, और वैसा हो रहा है। शिक्षकों की बहाली भी बड़े पैमाने पर, बच्चों की साक्षरता भी बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें, रहा बात बिजली के उत्पादन का, तो वो भी लोग देख रहा है। पहले हमारे यहाँ 1600-1700 खपत थी और अब बद का आज से 4500 से ज्यादा है, तो उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है और लोग महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ के लोग काम पर वोट देने के आदी बन रहे हैं। नाम पर बहुत हुआ, जाति पर बहुत हुआ, धर्म पर बहुत हुआ। अब लोगों की इच्छा है जो बिहार का विकास करेगा उसको हम वोट देंगे। क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए महागठबंधन दावे कर रहा है कि ये जो शुरुआती 4 सीटें हैं पहले चरण की वो उसके खाते में जाएंगी, लेकिन अगर परिणाम पिछले बार का देखते हैं तो 3 सीट बीजेपी के खाते में थी और 1 एलजेपी के खाते में, और अब एनडीए के ही हिस्से में अब जेडीयू भी शामिल हो गई है। तो पहले से, यानी उस हिसाब से अगर उसको जोड़कर देखें तो लगता है कि पहले से और ताकतवर ही स्थिति होगी एनडीए की। निश्चित रूप से। चलिए ये बात अब जरा हम सुनते दावा हैं। करने से हम कुछ थोड़े दावा करने से हम किसी को कुछ थोड़ी रोक सकते हैं, तो उनका माने जनतांत्रिक अधिकार है, दावा कर सकते हैं। चंद्रप्रकाश जी, जो अंजाम होगा वो तो ठीक सामने है। आएगा। चंद्रप्रकाश जी जरा बताइए, किस आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं कि पहले चरण की जो 4 सीटें हैं वो महागठबंधन के पास आएंगी, जबकि पिछले बार का रिकॉर्ड कहता है कि बीजेपी और एलजेपी जब साथ थे तो ये दोनों 4 सीटें उन दोनों पार्टियों के खाते में थी, अब तो जेडीयू भी उनके साथ है, तो उस हिसाब से सशक्त तो वो ज्यादा दिख रहे हैं। नहीं, देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि दिख रहे हैं और जो होने वाला है जी, आप ये मान के चलिए कि 2014 रिपीट नहीं होगा। 2014 रिपीट होने वाला नहीं है जी। और ये 4 सीट में 4 सीटों पर महागठबंधन की दावेदारी बहुत सशक्त है। और ये मुद्दा केवल बिहार के बिजली का और सड़क का नहीं है, ये जो पार्लियामेंट का चुनाव है, संसदीय चुनाव में नरेंद्र मोदी को हिसाब देना है 5 वर्षों का, कि 2014 में जो उन्होंने वादा किया रोजगार बढ़े कि नहीं बढ़े, और जो अच्छे दिन लाने का वादा किया अच्छे दिन आए कि नहीं आए, तो ये इसका हिसाब देना है ना। चंद्रप्रकाश जी, जेडीयू ने भी विकास की बात की, अभी गुलाम गौस साहब भी विकास की बात कर रहे थे, लेकिन मेरा ये सवाल है कि विकास की बातें होती हैं, लेकिन ये जो जातिगत समीकरण होता है वो भी हावी होता है, ये सब जानते हैं। सुन लीजिए अभिषेक जी, मेरा बात सुन लीजिए। विकास की बात एनडीए के तरफ से हो ही नहीं रहा है, केवल राष्ट्रीयता और हिंदुत्व, यही 2 मुख्य नारा है, यही 2 मुद्दा है जो जिस मुद्दे पर एनडीए के लोग, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसके अलावा दूसरे मुद्दे पर चर्चा कहां है? रोजगार पर, विकास पर नरेंद्र मोदी की बात ही नहीं होती है। नरेंद्र मोदी जो भी बात करते हैं वो राष्ट्रीयता पर बात करते हैं, हिंदुत्व पर बात करते हैं, और कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए विकास का कोई मतलब एनडीए के लिए नहीं है। डिवाइड एंड रूल, यही इनका है। देश को बांटो, देश में बांटो, धर्म के आधार पर बांटो, अन्य तरह से बांटो, लोगों के भावनाओं को भड़काओ और वोट प्राप्त करो। तो ये 2014 में ये रिपीट होने वाला नहीं है। एक बात बताएंगे चंद्रप्रकाश जी, आपने कहा कि विकास का मुद्दा जो है एनडीए के पास है ही नहीं, विकास की बात नहीं करता। हम कहें कि कांग्रेस ने या उसके सहयोगी ने विकास की कौन सी बात कर दी? आपकी पार्टी कांग्रेस जो है वो 72,000 रुपए जो न्याय योजना जिसको आप बोल रहे हैं, उसके बखान के अलावा दूसरा कोई मुद्दा आप उठा रहे हैं क्या? नहीं, उस 72,000 के अलावा किसी मंच से आप कोई जिक्र कर रहे हैं? आरजेडी आपकी सहयोगी है, आरजेडी आरक्षण को छोड़कर दूसरा कोई लॉलीपॉप दिखा रही है? नहीं, सुनिए, नहीं, आरक्षण का सवाल है तो उन लोगों ने भी आरक्षण का बात किया, इधर भी आरक्षण की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने तो 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख का बोला था, 15 नया पैसा नहीं मिला।
राहुल गांधी ने तो एक वो तो आपको लगातार चैलेंज कर रहे हैं कि आप लाकर उसका दिखा तो दीजिए वीडियो की कब उन्होंने बोला था कि हम खाते में डालेंगे। खैर आप तो दे नहीं पा रहे हैं। अजीत चौधरी जी ये आज बोल रहे हैं, हाँ अभी बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं। आप कितना वीडियो पर अभी दिखाएंगे? हाँ अजीत चौधरी जी, इसलिए अजीत चौधरी जी एक बात बताइए, विकास ही मुद्दा होगा या जातिगत समीकरण मायने रखता है? और दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल ये हमने देखा है गठबंधन में कि एक पार्टी अपने सहयोगी के खाते में कितने वोट ट्रांसफर करवा पाती है। हर पार्टी की कुव्वत नहीं होती कि वोट ट्रांसफर करा ले। जी जी, देखिए एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं, आवाज चली गई। एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं जी कि आने वाला जो रिजल्ट है वो बिल्कुल 2014 से भी भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को लोग जो है जिता करके और प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। मैं बताना चाहता हूं चंद्र प्रकाश जी को कि जो हमारा विकास का एजेंडा है, हमने विकास को नहीं छोड़ा है। हमारे सामने एक मुद्दा राष्ट्रवाद का भी है, एक मुद्दा आतंकवाद का भी है, देश को जोड़ने का है, देश को मजबूत बनाने का है। हम जो है मजबूत शासन देना चाहते हैं, हम कमजोर शासन नहीं देना चाहते हैं। 2014 से पहले जो भारत की जो गिनती होती थी वो 5 कमजोर राष्ट्र में होती थी, और आज भारत की गिनती जो है वो 6 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हो रही है, और हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्ल्ड में बनने की ओर अग्रसर हैं। और हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा है कि हम 2025 तक 5 खरब अरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनेंगे, और 2032 तक हम 10 खरब अरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनेंगे। हालांकि 2014 के पहले क्या भारत की इतनी बुरी हालत थी क्या? चंद्रप्रकाश जी, चंद्रप्रकाश जी छोटा सा जवाब। चंद्रप्रकाश जी एक मिनट अजीत जी मुझे थोड़ा सा इस पर आपत्ति है। क्या 2014 से पहले भारत की इतनी बुरी हालत थी कि दुनिया के 5 सबसे कमजोर देशों में भारत था? ऐसा था क्या? अब सवाल है कि ये ऐसा था, भ्रष्टाचार के अनेकों भ्रष्टाचार, 2014 घोटाला, के पहले 4G घोटाला, था ही नहीं है। आप कोयला घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, देयर आर ए सीरीज ऑफ घोटाला इन द यूपीए गवर्नमेंट। यू हैव सीन एंड वर्ल्ड एंड द इंडियन घोटाले होंगे, लेकिन ये कहना कि भारत दुनिया के सबसे कमजोर राष्ट्र में शुमार था, ऐसा तो शायद नहीं था। अरे ऐसा अगर होता तो ये आज ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान के नाम पर। और आप जो भारत की इतनी बुरी अर्थव्यवस्था हो गई थी, हमारा 2.5 लाख करोड़ का एनपीओ हो चुका था, वो कैसे हुआ आप बता दीजिए हमें, वो किस आधार पे हुआ? आपने देखा कि इनके ऊपर आरोप लगा, पूरे डॉक्यूमेंट सामने आए कि इनके नेता राहुल गांधी जो 1,76,000 करोड़ के घोटाले हैं में अभी बंद हैं, संजय चंद्रा जो घोटाला हुआ उन्हीं से उन्होंने गुड़गांव में। ये कहिए कि उनके यहाँ घोटाला था, लेकिन आपके भी शासनकाल को वो याद करते हैं तो कहते हैं कि आपके यहाँ भी नीरव मोदी भाग जाते हैं, ललित मोदी भाग जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ विजय माल्या फरार हो जाते हैं। आज बैंक के एनपीए की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक वर्ष 2014 के बाद प्रत्येक वर्ष ठीक है, आप नीरव मोदी की बात कीजिए और विजय माल्या, ये सारी उपज यूपीए के समय की है। अच्छा ठीक है, विजय यादव जी से अब सवाल लेने दीजिए। विजय यादव जी से सवाल लें। विजय यादव जी कितना वोट ट्रांसफर करा पाएंगी पार्टियां महागठबंधन की? आप अपने गठबंधन की बात करें, आप चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, आरएलएसपी हो, ये सारी पार्टियां एक दूसरे के खाते में वोट ट्रांसफर कितना करा पाएंगी, क्या लगता है? देखिए कप्तान जी, वोट ट्रांसफर की बातें तो हमारे वोटर जितने हैं इंतजार कर रहे हैं कल का कि हम लोग को वोट देना है। हम लोग को वोटर को जगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग के वोटर जग चुके हुए हैं। अच्छा, ये आप मानते हैं विजय जी, ये मानते हैं कि एक सीट पर भी अगर कहीं गठबंधन के अंदर फूट पड़ती है तो उसका असर दूसरी सीट पर पड़ता है? जब दर्शक ये देखता है, जब जनता ये देखती है कि मधुबनी सीट पर कांग्रेस के शकील अहमद जा रहे हैं महागठबंधन उम्मीदवार के खिलाफ नॉमिनेशन करने, क्या दूसरी सीट पर इसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए कप्तान जी, कोई कहीं जा सकते हैं। 4 पैर वाला को रस्सी में बांध कर रखा जाता है, 2 पैर वाला को रस्सी में नहीं बांध कर रखा जा सकता है। वो हर आदमी अपने अधिकार में, कहीं राहुल गांधी तो नहीं ना कहे कि आप जाइए निर्दलीय चुनाव लड़िए, कोई शीर्ष नेता ने नहीं कहा है।
इसलिए वो अपना हवा बना रहे हैं। आपको और लगता है कि मीडिया शकील में अहमद भी लोग इतने हवा छोटे बना नेता रहे हैं, इतने छोटे नेता हैं कि वो बगैर किसी से बात किए चले गए होंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोटे नेता हैं और बड़े नेता हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक शीर्ष नेता नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि राहुल गांधी या जो भी शीर्ष नेता इनके हैं वो नहीं कर सकते हैं। ये लोग अलग में हवा बनाए हुए हैं, एक मीडिया वाला एक हवा बनाए हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि अरे मीडिया वालों ने थोड़ी ना कहा है शकील अहमद को कि जाइए महागठबंधन को मुश्किल में डालिए, समझे? ये हमने नहीं कहा। अभिषेक जी अभिषेक नाम और अभिषेक जी एक चीज और मुद्दा बढ़ाइए, हम लोग फर्स्ट फेज में 4 सीट जीत रहे हैं। किस आधार क्या है? आधार क्या है? मैं बार बार पूछ रहा हूं कि आप वोट ट्रांसफर कैसे कराएंगे? एनडीए में देखिए, एक मिनट, 2014 में एलजेपी और बीजेपी साथ थी। एक मिनट समझिए इसको। मैं आधार बतला रहा हूं, आप सुनने का प्रयास करें। जी बताइए। कप्तान जी, आधार यही है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में बहुत सारे वायदे किए थे। अपना संकल्प पत्र में बहुत सारे मुद्दे दिए थे कि मैं जनता के हित में काम करूंगा, लेकिन एक भी 6,000 काम नहीं कर सके। सालाना किसानों को 5 लाख करोड़ आयुष्मान भारत योजना, 13 करोड़ मुद्रा योजना, 13 करोड़ मुद्रा योजना। एक बात बताइए विजय यादव जी, जिस प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े होकर मंच पर कहते हैं कि केंद्र सरकार ने सिर्फ सड़क निर्माण के क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए बिहार को दिए हैं, सिर्फ सड़क के लिए, तो बाकी योजनाओं को एक तरफ रखिए। आपको लगता है कि जनता को लग रहा है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ये मान रहे हैं तो फिर सवाल कैसा केंद्र पर? कप्तान जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री को आदत बन गया, करे तो क्या करे? उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला, विशेष पैकेज मिला, उन्होंने पैकेज तो, अरे तो ये पैकेज नहीं है तो क्या है ये? सेंट्रल ये पैकेज नहीं। अगर प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख करोड़ की बात की थी, आज तक नरेंद्र मोदी ने पहले एक पुल बनाने के लिए यूपीए के समय में और 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया दे दिया जाता था। गुलाम गौस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। गुलाम गौस साहब कुछ कह रहे हैं। अच्छा, गुलाम गौस साहब कह रहे हैं। गुलाम गौस साहब जरा बताइएगा कि जब 1.25 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री ने पैकेज का ऐलान किया, जी आप ही से सवाल पूछ रहे हैं, आप ही से गुलाम साहब। कहाँ गया वो पैकेज? बोल रहे हैं विजय भाई हमारे जिक्र कर रहे थे विशेष पैकेज की बात। विशेष पैकेज में क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, छूट मिलती है। ये जो पैसा आया है 50,000 करोड़ रुपया, वो कहीं पड़ा हुआ रहेगा, खर्च हो रहा है, लोगों के सामने तो दिखाई पड़ रहा है। पैकेज मिला चाहे नहीं मिला, लेकिन काम तो हो रहा है। यही बात हम कह रहे हैं ना कि आखिर इसी पैकेज की तो बात की थी प्रधानमंत्री ने, आखिर दूसरा कौन सा पैकेज? और क्या? हाँ, और क्या पैकेज था? नहीं अभिषेक जी, अभी देखिए नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो ये गठबंधन में एनडीए के साथ हैं, तो एनडीए वो गठबंधन का धर्म तो निभाएंगे। अब वो प्रधानमंत्री के खिलाफ अभी नहीं बोल सकते हैं। जब बोलने का वक्त था तो बोल ही रहे थे। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नीतीश जी ने कोई चीज बाकी नहीं रखा उनके खिलाफ बोलने का। अच्छा चंद्रप्रकाश जी, आपके हिसाब से चुनाव में मुद्दे क्या होते हैं? जनता के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है जिस पर जनता वोट करती है? नहीं, जनता जो वोट करती है काम पर वोट करती है, काम पर वोट करती है। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है वो बार बार 60 वर्ष नहीं, मुझे ये बताइए चंद्रप्रकाश जी, आप क्लियर बात करिए कि जनता किन मुद्दों पर, आपको क्या लगता है कि क्या होता है? सड़क, पानी, बिजली जनता देखती है या कुछ और देखती है? नहीं, सड़क बिजली पानी भी देखती है, सड़क बिजली पानी भी देखती है, सड़क बिजली पानी भी देखती है। दरअसल ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि बिहार में कल जो पहले चरण का मतदान है और आप कह रहे हैं कि महागठबंधन को जीत मिलेगी 4 सीट पर, आखिर क्या वजह थी कि अगर जनता के लिए मुद्दा विकास है तो 2014 तक आपकी सरकार थी, जो पार्टी केंद्र में सरकार चला रही हो वो चुनाव में 44 सीटों पर सिमट जाए तो यानी आपने विकास बिल्कुल नहीं किया था, इसका मतलब? नहीं सुनिए ना, अरे ये तो आप सुनिए ना, हम तो 43 सीट पर थे, बीजेपी तो 2 सीट से आगे गई है ना। 2 सीट से आगे गई है ना, 43 सीट को आगे गई है पिछले 20 साल में आगे जाएंगे ना। नहीं आप बताइए, पिछले 20-25 साल में क्या बीजेपी 44 सीट पर आ गई है? क्या सिमट गई है?
ना हम भी 43 से आगे जाएंगे ना। ऐसा थोड़ा है कि अब 43 है तो वही रहेंगे, उससे आगे जाए। लेकिन आप सड़क की बात कर रहे हैं, पटना से गया आप जाइए, पटना से गया जाइए, आपको सड़क का हालत मालूम हो जाएगा कि प्रदेश में सड़क की क्या स्थिति है। नहीं ये हो सकता है, ऐसा क्या है कि आप कह रहे हैं, नहीं ये मैं मान सकता हूं कि चलिए कुछ सड़क खराब है, लेकिन बिहार में ये याद रखिएगा कि सड़क और बिजली एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जनता के मन में होता है। 5 को ऐसा गिराने का प्रयास करें। ऐसा नहीं। चलिए अजीत चौधरी जी, जनता के दिमाग में मुद्दे क्या होते हैं, क्या देखकर जनता वोट करने जाती है? कात्यायन जी, एक बात स्पष्ट है बिहार के अंदर जी, जो जब से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और उससे पहले के शासनकाल में एक बड़ा बुनियादी फर्क, नहीं मुझे वो बुनियादी फर्क बताइए ना, वो क्या है फर्क जिसकी वजह से जनता वोट करेगी आपके पक्ष में? जो लालू जी का शासन था, जो परिवारवाद का शासन था, वो बिल्कुल जंगल राज का शासन था, पैसे लौट जाते थे, विकास पे खर्च नहीं होते थे। आज मैं बता दूं, देश के अंदर गरीबों के अकाउंट में सीधा पैसा आ रहा है, गरीबों के अकाउंट में सीधा पैसा आ रहा है, किसानों के खाते में 6,000 रुपया। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से किसी भी पार्टी के नेता ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया जो ये दावे से कह सके कि जनता इस मुद्दे पर वोट करती है। आप लोगों को मुद्दा पता ही नहीं है कि जनता किस मुद्दे पर वोट करती है। कात्यायन जी, मैं बता रहा हूं, विकास के मुद्दे पे जनता वोट करने वाली है। नरेंद्र मोदी जी का जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है उस पे वोट करने वाली है, जो हमने विकास करके दिखाया है। चलिए ठीक है, विजय यादव जी कह रहे हैं कि जनता आपसे हिसाब मांग रही है और ये कल देखना होगा कि जनता उस हिसाब आप अगर दे रहे हैं तो उसको सही मानती है या नहीं। कुछ कह रहे थे विजय यादव जी? हम लोग देखिए, देश की जनता, राज्य की जनता बीजेपी वालों से जो उन्होंने वादा किया था, हिसाब मांग रही है। जनता यही कह रही है कि मुझे अमन चैन बेरोजगार कर रहा है कि मुझे 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया। चलिए ठीक है, अगर वादे पूरे नहीं हुए हैं तो जनता सबक सिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, गुलाम गौस साहब, अजीत चौधरी जी, चंद्र प्रकाश जी और विजय यादव जी। और आखिर में हम एक बार फिर से बिहार की जनता, जो 4 सीटों पर जो लोग मतदान करने जा रहे हैं, उनसे अपील करेंगे कि वोट जरूर करिएगा। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, शाम तक यह प्रक्रिया चलेगी, इसलिए अपने मत का प्रयोग जरूर करें और अपने मन मुताबिक सरकार बनने में आप मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बाद में बात में फिलहाल इतना ही।